तो देखिए आज दिग्गजों का धुआंधार चुनाव प्रचार भी होने वाला है। हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कौन कौन आज कहां प्रचार करने वाला है। अमित शाह ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं, तो वहीं देखिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ और जयंत भी हुंकार भरेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार और बंगाल के अहम दौरे पर हैं और यहां भी चुनाव प्रचार करने वाले हैं। तमिलनाडु में जेपी नड्डा गरजेंगे तो मायावती की भी ललकार आज देखने को मिलेगी। तो आज ये तमाम दिग्गज हैं, सियासी दिग्गज, जो चुनावी हुंकार भरेंगे और अपने पक्ष में अपने जो प्रत्याशी उनके लिए वोट अपील भी करने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए दिग्गजों का मेगा प्रचार जारी। आज गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज हैं, वो चुनावी प्रचार करेंगे। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं, समझाते हैं कौन कहां प्रचार कर रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए दिग्गजों के जोरदार प्रचार का सिलसिला जारी है। आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियां करेंगे। जम्मू में अमित शाह जुगल किशोर शर्मा की जीत के लिए प्रचार करेंगे, तो वहीं उत्तराखंड में अनिल बलूनी के लिए प्रचार करेंगे। इसके अलावा छिंदवाड़ा सीट पर शाह जीत के लिए रोड शो करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दक्षिण में प्रचार की कमान संभालते हुए तमिलनाडु में 3 रोड शो करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज नगीना, कैराना और सहारनपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी आज राजस्थान के अलवर में एनडीए उम्मीदवार भूपेंद्र यादव के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती भी आज चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगी और नगीना, बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साक्षात्कार में फिर दावा किया कि वो एक बार फिर भारी अंतर से जीतने वाले हैं, बीजेपी एनडीए जीतने वाले। तो वहीं तमाम बातों को भी स्पष्ट किया जिस पर विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री पर निशाना साधता है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बात की। वो मुद्दे जिन पर सियासी शोर है और सरकार को घेरने पर विपक्ष का जोर है। इंटरव्यू में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि एक बार फिर से देश की जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलने की पूरी उम्मीद है और तीसरी पारी में कई निर्णायक कदम उठाने और विकास की गंगा बहाने की तैयारी है। सबसे पहले बात इलेक्टोरल बॉन्ड की, जिस पर सवाल उठाने वालों को पीएम मोदी ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। पीएम मोदी ने साफ कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर विपक्ष झूठ फैला रहा है। 3000 डोनर है, उसमें सिर्फ 26 और उनमें से 16 कंपनी ऐसी थी, छापा जब लगा उस समय बॉन्ड खरीदा, उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली। 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली। और आप आरोप हम पर लगाए, लेकिन उनको गोलमोल बोलना है और भाग जाना है। हालांकि पीएम मोदी के इंटरव्यू के तुरंत बाद फिर विपक्ष मैदान में कूद पड़ा और विपक्षी नेताओं ने क्या कहा, जरा ये सुन लीजिए। आप प्रधानमंत्री से कहिए कि वो ये समझा दें कि एक दिन सीबीआई की इंक्वायरी शुरू होती है, उसी के एकदम बाद उनको पैसा मिलता है और उसी के एकदम बाद सीबीआई इंक्वायरी बंद हो जाती है। पहले ये समझाएं। दूसरी बात, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंपनी पैसा देती है, उसके एकदम बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये भी प्रधानमंत्री समझा दे। देखिए सच्चाई है कि एक्सटॉर्शन है और नरेंद्र मोदी जी ने ये पूरा मास्टरमाइंड किया है। मोदी जी का इंटरव्यू एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्फेशन है कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए ब्लैकलिस्टेड कंपनी से, शराब कारोबारियों से, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेटेड कंपनियों से पैसा लिया है। और मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू के ही आधार पर ईडी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर केस करना चाहिए। पीएम मोदी ने जांच एजेंसियों को लेकर विपक्ष के आरोपों पर भी बात की और ईवीएम को दोष देने वालों को भी निशाने पर लिया।
आखिर ईडी सीबीआई कैसे बनी? ईडी वगैरह का आप देखेंगे या इलेक्शन कमीशन का अपने एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे हैं ताकि पराजय उनके खाते में न चढ़ जाए। विपक्ष के तुष्टीकरण और राम मंदिर को लेकर उसके रवैये पर भी पीएम मोदी ने करारा वार किया और पूछा कि आखिर सनातन के प्रति इतना जहर क्यों है। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? क्या तुम्हारी राजनीति अधूरी रह जाएगी क्या? डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा और धीरे धीरे वो नफरत का खेल भी उनका लोग स्वीकार करने नहीं लगे हैं। पीएम मोदी ने तीसरे टर्म के विजय संकल्प के साथ अपने विजन को देश के सामने रखा। पीएम मोदी ने आजादी के 100वें वर्ष यानी 2047 में देश को विकसित बनाने का दावा किया और कहा कि भारत दुनिया को राह दिखाएगा। युवा मतदाताओं से पीएम मोदी ने देश के लिए वोट करने की अपील की है। अब देखना होगा कि 4 जून को तीसरी बार सरकार बना पाने में नरेंद्र मोदी कामयाब हो पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के बागपत में दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। दबंगों ने युवक को दौड़ा दौड़ा कर बेल्ट से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। बीएसपी नेता का बेटा बताया जा रहा है पीड़ित। यूपी के बहराइच में लगातार आग का तांडव जारी। आग से खेत में लगी गेहूं की 50 बीघा फसल जलकर राख। दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। यूपी के रायबरेली में थ्रेशर मशीन की चपेट में आया युवक। थ्रेशर मशीन में फंसकर युवक का हाथ कटा। जिला अस्पताल में घायल युवक को भर्ती कराया गया। यूपी के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे, पत्थर और गोलियां। पीट पीट कर बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या। दोनों पक्षों के 1 दर्जन लोग घायल, 3 लोग गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में भूमाफिया सुधीर गोयल के संपत्ति कुर्क। पुलिस ने मुनादी कर 5 करोड़ 13 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। 2 प्लॉट, 1 कोठी और 12 निर्माणाधीन फ्लैट्स को किया गया कुर्क। यूपी के अंबेडकर नगर में मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपने अधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। यूपी के अंबेडकर नगर में अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान में 3 बदमाश गिरफ्तार। अपहरण मुकदमे का वांछित मुख्य आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। यूपी के झांसी में 3 दिन से लापता मासूम का शव गड्ढे में मिला। परिजनों में कोहराम मचा। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम छानबीन में जुटी। फिरोजाबाद के 2 थाना क्षेत्रों की संयुक्त कार्रवाई में मिली पुलिस को बड़ी कामयाबी। आईपीएल मैच के दौरान सट्टा खेलते 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। रामनवमी पर रामलला 20 घंटे तक दर्शन देंगे। जहां सुबह 3:30 बजे मंदिर में एंट्री शुरू हो जाएगी और 4 दिन तक वीआईपी दर्शन भी बंद रहेंगे। और माना यह जा रहा है कि 15 लाख लोग अयोध्या पहुंचेंगे। 1 मिनट में पूरी खबर आप सबको दिखाते हैं। अयोध्या में 17 अप्रैल यानी रामनवमी के दिन रामलला का दरबार श्रद्धालुओं के लिए 20 घंटे खुला रहेगा। मंगला आरती के बाद ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे से रामलला के दर्शन शुरू होंगे। श्रद्धालुओं को रात 11 बजे तक मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। दर्शन के बीच रामलला का अभिषेक और श्रृंगार भी चलता रहेगा। इस दिन करीब 15 लाख श्रद्धालुओं के देश विदेश से अयोध्या पहुंचने का अनुमान है। रामलला के श्रृंगार आरती सुबह 5 बजे होगी। दर्शन और सभी पूजन पहले जैसा चलता रहेगा। भगवान को भोग लगाने के लिए समय समय पर थोड़ी देर के लिए पर्दा लगाया जाएगा। अन्य दिनों में श्रद्धालु राम मंदिर में सुबह 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक दर्शन करते हैं। रामनवमी के दिन राम मंदिर 5 घंटे ज्यादा खुला रहेगा। रामनवमी पर भीड़ उमड़ने के कारण 16 से 19 अप्रैल तक सुगम दर्शन पास, वीआईपी दर्शन पास, मंगला आरती पास, श्रृंगार आरती पास, शयन आरती पास नहीं बनेगी। यानी
4 दिन किसी भी तरह के पास जारी नहीं किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजराइल पर हमला और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर ईरानी विदेश मंत्री रक्षा ने अपना पक्ष रखा। कहा, ईरान मिडिल ईस्ट में नहीं बढ़ाना चाहता है तनाव। ईरान सरकार के इजराइल पर हमले का समर्थन करने के लिए तेहरान की सड़कों पर निकाली गई रैली। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने ईरानी झंडे के बैनर लहराए, ईरान सरकार के फैसले को सही बताया। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति ने दुनिया भर में बढ़ाई टेंशन। इजरायली सेना के प्रमुख ने ईरान को दी गंभीर चेतावनी। कहा, अपने काम के लिए ईरान को भुगतने होंगे परिणाम। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी। रुक रुक कर गाजा बॉर्डर पर देखा जा रहा है धुएं का गुबार। ईरान के हमले के बाद लगातार एक्शन मोड में इजरायली सेना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ईरान हमले का मुद्दा ब्रिटेन की संसद में उठाया। संसद में ऋषि सुनक ने इजरायली सेना की तारीफ की। कहा, इजराइल पर